डियर स्टूडेंट्स, साउ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने जा रहे हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका टॉपिक है जो ओम्स लॉ है। इससे आपका एग्जाम के अंदर केस बेस्ड स्टडी पर्सन आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर से। तो क्या होता है ओम्स लॉ, इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, यहां पर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। क्वेश्चन मान लीजिए ये एक है, तो वेयर यहां V क्या होता है और I क्या होता है? V यहां पर होता है पोटेंशियल, I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। यहां पर क्या होगा? यहां पर इट इज डिफाइंड as the potential across a conductor is directly proportional to the electric करंट। पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। आपको यहां देखिए क्या होता है, V क्या होता है? पोटेंशियल, और I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इस सिंबल का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा कि भाई वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ता है? मान लीजिए एक जगह वोल्टेज लेते हैं, आप जो क्या लेते हैं? करंट। मान लिया हमने वोल्टेज बढ़ी 3 वोल्ट, तो करंट कितना बढ़ेगा? मान लेते हैं इनिशियली ये 2 एम्पियर बढ़ा, तो कितना बढ़ा? नेक्स्ट आपका 6 वोल्ट बढ़ा, ये कितना होगा? 4 एम्पियर। ये मान लीजिए आपका 9 वोल्ट बढ़ा, ये कितना बढ़ गया? यहाँ पर 6 एम्पियर। अब नेक्स्ट ये कितना बढ़ेगा? 12 वोल्ट, ये कितना होगा? 8 एम्पियर। इस तरीके से वोल्टेज आपकी बढ़ती है और इस तरीके से आपका करंट क्या हुआ? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर कितने का गैप है वोल्टेज में? 3 का, 3 वोल्ट का, यहाँ पर 2 का। नेक्स्ट आएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से आपका ये बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस सिंबल को यहां से रिप्लेस करके आप क्या लगाते हैं? V इज इक्वल टू IR। वेयर यहां इस सिंबल को हटाकर हमने क्या लगा दिया? इस सिंबल को हटाकर हमने लगा दिया R। वेयर R क्या होता है? रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये होता है विद्युत रोधक, बिजली को रोकने वाला। इट्स अपोज ए इलेक्ट्रिक करंट। किसका अपोज करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। तो यहां से R की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? V बाई आई। क्या आएगी इसकी? R की जो वैल्यू है ये आएगी यहां से V बाई आई। नेक्स्ट इसके अंदर आगे आपका क्या आएगा? जो ओम्स, यो R रेजिस्टेंस आपने निकाला, इसकी यूनिट बताइए क्या आएगी? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होगी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? देखिए यहां पर SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? यहां पर क्या होती है? ओम। और एक और यूज करते हैं आप एक सिंबल इसका इस तरीके से, ओम का। ये आप एक सिंबल और यूज करते हैं इसके अंदर, ये बड़ा। तो ये रेजिस्टेंस का आपका यूनिट होती है। इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि भाई करंट आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर करंट क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है। अब ये होता है किस तरीके से है, इसकी एप्लीकेशन अभी देखेंगे क्या होगा, और लिमिटेशन कम कम क्यों होता है। और इसके अंदर 2 ग्राफ आपके, एक ओमिक ग्राफ, एक नॉन ओमिक ग्राफ। देखिए नेक्स्ट आपका इसी के अंदर
एप्लीकेशन इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन के अंदर क्या बनता है, ओमिक ग्राफ। ओमिक ग्राफ, ओमिक ग्राफ मींस ओम्स लॉ को जो ओबे करता है। किसको ओबे करता है? ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। किस तरीके का ग्राफ बनता है इसका? ऐसा, यहां पर आप मान लीजिए आपने वोल्टेज ली, इधर क्या ले लिया, करंट ले लिया। ये जो ग्राफ होगा आपका इस तरीके से, ये आपको यहां पर क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। इसको आप स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट भी क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। दूसरा होता है नॉन ओमिक। क्या होता है? नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता होगा। अब ये देखिए इसके अंदर, जैसे ये ग्राफ आपका इनिशियली अगर हम यहां से ले तो ये कौन सा आपका, यहां पर वोल्टेज ले ली, इधर क्या ले लिया आपने, करंट। तो ये जो है आपका किसका होगा, नॉन ओमिक ग्राफ होगा, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, अभी वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो आपने ग्राफ बनाया कि भाई ये नॉन ओमिक और ये ओम्स लॉ, ये तो आपने देख लिया इनिशियली भाई वोल्टेज बढ़ेगी। अच्छा, ये भी आपका डिपेंड होता है कई चीज के ऊपर कि भाई जो आपकी मेटल कौन सी है। जैसे आप अगर कॉपर का एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल लें, कॉपर का अगर आप एग्जांपल ले, कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये ओम्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। किसको ओबे करता है भाई, ओम्स लॉ को ओबे करता है। अभी इसी के साथ आप नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन देखें इसके अंदर, इसकी लिमिटेशन तो क्या होती है, लिमिटेशन लिमिटेशन नंबर 1, इसके अंदर आपका नॉन ओमिक ग्राफ बनता है। क्या बनता है, नॉन ओमिक ग्राफ। दूसरी होती है इसकी लिमिटेशन, आपको याद होगा H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। H क्या होता है यहाँ पर, हीट, आई क्या है यहाँ पर, करंट, आर रेजिस्टेंस है। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें भाई, ये जो अगर हम ये ग्राफ देखें तो आप ग्राफ को देखो, जैसे ये है आपके पास वोल्टेज और ये है करंट। आपको पता है इस बात का कि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर वोल्टेज बढ़ाते रहोगे तो करंट इंक्रीज होता रहेगा, तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उनके अंदर कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर हीट होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या होगा, वो जो वायर है, जो आपका कंडक्टर है, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। कोलिजन होगा उनके अंदर। कोई जैसे मान लीजिए आपने कंडक्टर लिया है, जो ये कोई कंडक्टर है, इसको इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आपने इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने जोड़ दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर। अब इलेक्ट्रॉन सभी भागना शुरू करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, टकराव होगा, इनके अंदर टकराव होगा तो क्या होगा, इनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसके अंदर देखो देखो एक एक वोल्टेज बढ़ाते गए आप, यहाँ पर वोल्टेज आप इंक्रीज करते गए, क्या हुआ, इनके अंदर कोलिजन बढ़ता गया इलेक्ट्रॉन के बीच। और कोलिजन बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीज होता जाएगा। और टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसके अंदर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक सर्टेन अमाउंट के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो
जैसे हम कॉपर का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है आपका, बेस्ट कंडक्टर है जो कॉपर, इसके अंदर क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक ही बढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, मान लीजिए आपने वोल्टेज बढ़ाई, फिर उसके बाद क्या होता है कि करंट आपका क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है भैया, और उसके अंदर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे बहुत सारे आपके बेस्ट कंडक्टर हैं, जैसे हम सबसे बेस्ट कंडक्टर किसको लेके चलते हैं, कॉपर को लेके चलते हैं। इससे भी अच्छे जो चालक आपके कौन से हैं, जैसे गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या है, मरकरी तो आपका सुपर कंडक्टर है, और जो ये कॉपर है आपका क्या है, यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। और इसे गोल्ड के अंदर और ज्यादा करंट फ्लो करता है, मरकरी के अंदर और ज्यादा करंट फ्लो करता है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर, भाई कॉपर को ही क्यों लिया जाता है, भाई सब चीजें देखी जाती है यहाँ पर। जैसे गोल्ड की वायर पॉसिबल तो है नहीं कि भी गोल्ड की वायर आपकी जो लगा दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कॉपर की वायर को ही रेफरेंस दिया जाता है, और बेस्ट कंडक्टर भी होता है। तो क्योंकि ये VI वो जो ओम्स लॉ को भी करता है, वोल्टेज आप बढ़ाओगे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक आधी जो मेटल्स होती है आपकी, जो मेटल्स होती हैं धातु में, मेटल्स सभी के अंदर करंट फ्लो करता है। एक आधी जो मेटल्स है आपकी, उसके अंदर क्या होता है कि आप वोल्टेज थोड़ी बढ़ाओ करंट ज्यादा बढ़ जाए, एक आधी में क्या होता है वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दो करंट क्या होगा, कम बढ़ेगा। तो इसलिए जो कॉपर है आपकी, उसको बेस्ट कंडक्टर लिया गया है, और होता भी आपका कॉपर बेस्ट कंडक्टर। तो आपको समझ में आया होगा कि जो टेम्परेचर इसके अंदर जो है, ये जो आपका दूसरा जो हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस उसमें इंक्रीज होगा, और करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो क्या होता है इसके अंदर आपको पता लगा इस VI ग्राफ से। और एक कंडक्टर आप जैसे देखो, एक कंडक्टर आप लेते हो, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही तुम वोल्टेज जोड़ देते हो उसके साथ, आपने वोल्टेज अटैच की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन भागेंगे या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। आपको पता है इसके इधर क्या करंट फ्लो करता है, और इसके अपोजिट इधर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो भाई ये इलेक्ट्रॉनों के बीच जो कोलिजन होगा, टकराव होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, टकराव होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच टकराव होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है क्या होता है उसके अंदर, बताओ उसके अंदर क्या होता है भाई, करंट डिक्रीज होता है। तो ये ओम्स लॉ है भाई। और ये बहुत सारी देखिए ये जो वायर है आपकी कॉपर की क्यों ली जाती है, आपको बता दिया गया हमने, क्योंकि जो मरकरी हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये आपके बेस्ट कंडक्टर, सुपर कंडक्टर आपका मरकरी, इसको क्यों नहीं लिया जाता, और गोल्ड को क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है। तो कॉपर को बेस्ट कंडक्टर लेके चलते हैं। इससे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जो आगे आपका क्वेश्चन इसके अंदर, तो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन ए फैक्टर। किस किस के ऊपर डिपेंड होता है भाई, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये लेंथ ऑफ वायर। क्वेश्चन 1 वेयर L क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेयर ए क्या होता है यहां पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये दो इक्वेशन आपकी, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को देखें, जितनी लंबी वायर होगी, जितनी लंबी उसकी लेंथ होगी, वायर होगी, उतना ही उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका दूसरा यहां पर लिया है भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। भाई जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। भाई जितनी मोटी वायर होया करे उतना है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो, एडिंग बोथ इक्वेशन तो क्या आता है आपके पास, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। तो क्या होता है, यहां से इस सिंबल को हम हटा के क्या लगाते हैं, रिप्लेस करके रो, ये एल बाई ए। ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इसको जो रो को यहाँ पर हम बोलते हैं वेहर रो जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी क्या आ गया आपके पास, आर ए अपॉन एल। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, एस आई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है बताओ, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल क्या आ गई, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई यहां से। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड किया आपने, एक तो लेंथ के ऊपर और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। आपको भी हमने बताया और चीज के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। भाई जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद और क्या होता है, मटेरियल ऑफ वायर, जो आपका मटेरियल लिया गया है जो कंडक्टर बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है भाई मटेरियल कैसा आपका, अच्छी क्वालिटी का है या घटिया क्वालिटी का है। तो उसका भी यहाँ पर देखा गया कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, दो चीज के ऊपर डिपेंड होती है रेजिस्टिविटी। एक तो नेचर ऑफ द वायर, ठीक है, ओ मतलब मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, कैसी नेचर है उसकी वायर की। दूसरा टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। तो भी जैसे आप टेम्परेचर उसके अंदर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, या रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा उसमें, बताइए, उसके अंदर जो करंट है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसे नेक्स्ट है आपका ग्राफ देखेंगे, इसका जो ग्राफ क्या बनेगा, किस किस के बीच, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बीच जो ग्राफ आपका बनता है वो देखते हैं अभी। तो देखिए क्या होता है ग्राफ नेक्स्ट, किस किस के बीच ग्राफ आपको देखना है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और ये आगे आपका टेम्परेचर वर्सेज, मतलब टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टिविटी के बीच अभी हम एक ग्राफ देखेंगे किस किस के बीच। नेक्स्ट है टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें किसकी, मेटल की, फर्स्ट केस हम अगर मेटल की बात करें, मेटल किसके लिए, मेटल के लिए जो ग्राफ आपका होगा ये होगा, इधर हम टेम्परेचर लेंगे, इधर क्या लिया आपने, रेजिस्टिविटी। तो ये होता है आपका मेटल का। भाई जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होगी उसकी, इसके अंदर देखो रेजिस्टिविटी और किसके बीच है आपका, टेम्परेचर के बीच, यहाँ आपकी रेजिस्टिविटी है और इधर टेम्परेचर है। जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, किसके अंदर, मेटल के अंदर। और अगर
टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो मेटल के अंदर क्या होगा बताओ, या रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, करंट कम होना शुरू हो जाता है। इसे दूसरा आपका दूसरा सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, ये जो ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर के लिए, जो यहां पर टेम्परेचर और इधर क्या है रेजिस्टिविटी, तो इसके लिए इस ग्राफ इस तरीके से होता है भाई। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहां पर क्या था मेटल में कि भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या होगा, बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, वो सेमीकंडक्टर बेस्ट जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर क्या होता है, जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और करंट क्या होगा उसके अंदर, इंक्रीज होगा। और इस केस में क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम एक आपको बात करें, एक फॉर्मूला आपका R इज इक्वल टू, आपको याद होगा, R इज इक्वल टू R नोट प्लस आपका ये है आपका R नोट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नोट, ये एक फॉर्मूला। या फिर रेजिस्टिविटी के लिए आपने निकाला होगा R रो नोट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नोट, ये आपने रेजिस्टिविटी के लिए निकाला होगा। तो ये था आपका फॉर्मूला यहां पर। तो इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपने क्वेश्चन किया था आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के ऊपर। इसको आप देखिए, इसको नोट कीजिए, ये क्या है यहाँ पर वेयर, यहां आपके पास इसको क्या बोला था आपने, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बोला था, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला था आपने इसको। भाई अगर कंडक्टर की बात करें, किसके लिए, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल के केस में, मेटल फर्स्ट आप देखिए नोट कीजिए, कंडक्टर या फिर आप मेटल की बात करें, इस केस में अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किस केस में, कंडक्टर के केस में। तो आप यहां से अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हैं भाई, रेजिस्टेंस कब बढ़ सकता है, जो कुछ ना कुछ देखिए, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल आपके पास, या आप इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो आपको रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, ज्यादा ही मिल रहा है। अगर हम बात करें इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, इसके केस में जो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा जो यहां पर ये अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। भाई अगर अल्फा यहां से नेगेटिव करेंगे, यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें से घटेगा। देखो यहां माइनस आने से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो जिसे नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो कम ही मिलेगी आपको। तो जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का केस है आपका, यहां पर ये रेजिस्टेंस के लिए निकाला था आपने, ये रेजिस्टिविटी के लिए निकाला। कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में अल्फा की जो वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, कंडक्टर के केस में पॉजिटिव होती है और इंसुलेटर के केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये आपका ओम्स लॉ का था भाई, ओम्स लॉ का आपका पेपर में केस बेस्ड स्टडी पर्सन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भी किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कब बढ़ता है और करंट कब घटता है। तो इसे नेक्स्ट हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब क्लासेस के साथ आप जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।